प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत कहानी संकलन में संकलित कहानी खेल पर आधारित है। इससे पूर्व कहानी संकलन से संबंधित 6 व्याख्यान प्रसारित किए जा चुके हैं। यह 7वां व्याख्यान है। 5 व्याख्यान कहानी के तत्व, कहानी और अन्य विधाओं में अंतर एवं जयशंकर प्रसाद की कहानी मधुआ पर आधारित थे। व्याख्यान नंबर 6 कहानी खेल, जिसके की रचनाकार जैनेन्द्र कुमार हैं, उनके जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व एवं प्रस्तुत कहानी का जो सारांश है उससे संबंधित था। आज का यह व्याख्यान नंबर 7, जिसमें हम कहानी का वाचन करेंगे और उसके साथ साथ इसकी व्याख्या करेंगे। खेल, जैनेन्द्र कुमार। सबसे पहले यह प्रश्न आपके लिए प्रश्न पत्र के अंतर्गत बन सकता है कि खेल कहानी किसके द्वारा लिखित है या खेल कहानी के रचनाकार कौन हैं। तो आपका उत्तर होगा जैनेन्द्र कुमार। दूसरा प्रश्न बनता है कि खेल कहानी जैनेन्द्र कुमार की किस प्रकार की कहानी है। तो आपका उत्तर होगा खेल कहानी जैनेन्द्र कुमार की बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। हम कहानी का आरंभ करते हैं। कथानक का प्रारंभ होता है, मौन मुग्ध संध्या स्मित प्रकाश से हंस रही थी। अर्थात संध्या का समय था। मौन मुग्ध संध्या स्मित प्रकाश से हंस रही थी। उस समय गंगा के निर्जन बालुका स्थल पर एक बालक और एक बालिका अपने को और सारे विश्व को भूल गंगा तट के बालू और पानी को एकमात्र आत्मीय बना उनसे खिलवाड़ कर रहे थे। जैनेन्द्र कुमार ने अपनी कहानी खेल का प्रारंभ करते हुए इसके वातावरण पर प्रकाश डाला है कि संध्या का समय था। गंगा के किनारे, जहाँ पर कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं था, निर्जन बालू का स्थल, रेत का जो टीला होता है, रेत के किनारे एक बालिका और एक बालक अपने को और सारे विश्व को भूल, उनको संसार से कोई लेना देना नहीं, गंगा तट के बालू और पानी को एकमात्र आत्मीय बना उनसे खिलवाड़ कर रहे थे। प्रकृति इन निर्दोष परमात्म खंडों को निस्तब्ध और निर्निमेष निहार रही थी।
लेखक जैनेन्द्र कुमार ने कहा है कि प्रकृति इन निर्दोष परमात्म खंडों को, परमात्मा के बनाए हुए जो खंड अर्थात वो बालक और बालिका दोष रहित, उनको निस्तब्ध, आश्चर्यचकित, बिना कुछ कहे, निर्निमेष, बिना पलक झपके निहार रही थी, देख रही थी। बालक कहीं से एक लकड़ी लाकर जल के तट को छटछटा उछाल रहा था। बालक का अभी नाम नहीं बताया गया है, लेकिन लेखक ने कहा है कि वह बालक कहीं से एक लकड़ी लाकर जल के तल को छटछटा उछाल रहा था। पानी मानो चोट खाकर भी बालक से मित्रता जोड़ने के लिए विवल हो उछल रहा था। बालिका अपना पैर रेत पर जमाकर और थोप थोप कर एक भाड़ बना रही थी। बालक क्या कर रहा था? लकड़ी लाकर जल के तट को छटछटाकर उछाल रहा था, और जो बालिका है वह अपना पैर रेत, जो गीली रेत थी, उस पर जमाकर और थोप थोप कर एक भाड़ बना रही थी। भाड़ कहते हैं एक प्रकार की भट्ठी, चूल्हा भी कह सकते हैं उसको, वह बना रही थी। इस प्रकार से इस कहानी के कथानक का प्रारंभ होता है। बनाते बनाते भाड़ से बालिका बोली, इन्वर्टेड कोमा में है, उद्धरण चिन्ह, देख ठीक नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। वह भाड़ से कहती है, भाड़ को बनाती है, चूल्हे को बनाती है, भट्टी को बनाने का प्रयास करती है और उससे बोलती है कि देख ठीक नहीं बना तो मैं तुझे फोड़ दूंगी। फिर बड़े प्यार से थपका थपका कर उसे ठीक करने लगी। सोचती जाती थी, इसके ऊपर मैं एक कुटी बनाऊंगी। कुटिया रहने का स्थान, घर, वह मेरी कुटी होगी। वह कल्पना के सागर में गोते लगाकर तरह तरह से विचार करने लगती है। उसी का उल्लेख यहाँ पर लेखक ने किया है कि वह सोचती जाती थी कि इसके ऊपर मैं एक कुटी बनाऊंगी, वह मेरी कुटी होगी। और मनोहर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, यहाँ पर मनोहर नाम आया है। इसका अभिप्राय मनोहर वह बालक है जो उस बालिका के साथ में था, नहीं वह कुटी में नहीं रहेगा। बाहर खड़ा खड़ा भाड़ में पत्ते झोंकेगा, चूल्हे में पत्ते झोंकेगा उस भट्ठी में। जब वह हार जाएगा, बहुत कहेगा, तब मैं फिर उसे अपनी कुटी के भीतर ले लूँगी। इस प्रकार वह बालिका भाड़ बनाती बनाती तरह तरह से कल्पना करती है कि मैं भाड़ के ऊपर अपनी कुटिया बनाऊंगी और वो कुटिया किसी और की नहीं होगी, केवल मेरी होगी। और फिर उसको याद आती है मनोहर की। फिर वो कहती है नहीं, मनोहर को नहीं, यदि वह ज़्यादा ही प्रयास करेगा, पराजित हो जाएगा, हार जाएगा, तब मैं जाकर उसको अपनी कुटी के भीतर प्रवेश करने दूंगी। मनोहर उधर अपने पानी से हिल मिलकर खेल रहा था। उस समय जो बालिका भाड़ बना रही थी, मनोहर का सारा ध्यान पानी पर केंद्रित था। उस गंगा नदी के किनारे तट पर पानी से हिल मिलकर खेल रहा था। उसे क्या मालूम कि यहाँ अकारण ही उस पर रोष और अनुग्रह किया जा रहा है। अर्थात बालिका के मन में क्या तरह तरह के विचार आ रहे थे, लेखक के अनुसार उस मनोहर को कुछ भी पता नहीं था।
उस पर अकारण ही रोष और अनुग्रह दोनों चीज़ें ही की जा रही हैं। बालिका सोच रही थी, मनोहर कैसा अच्छा है, पर वह दंगई बड़ा है। इससे साफ जाहिर होता है, लेखक ने इसके माध्यम से मनोहर की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन किया है। बालिका एक तरह उसे अच्छा बताती है तो वह साथ के साथ यह भी कहती है कि वह दंगई बड़ा है, दंगा करता है, हमें छेड़ता ही रहता है। अब के दंगा करेगा तो हम उसे कुटी में साझी नहीं करेंगे, अर्थात अपने साथ में नहीं रखेंगे। साझी होने को कहेगा तो उससे शर्त करवा लेंगे, तब साझी करेंगे। यह बालिका मन ही मन कल्पना करती है, सोचती है, विचार करती है। बालिक सुरबाला 7वें वर्ष में थी। अब बालिका का नाम आ गया। बालक का नाम मनोहर है और बालिका का नाम सुरबाला, जिसकी वय अर्थात जिसकी अवस्था, उम्र, वो भी लेखक ने कही है कि वह 7वें वर्ष में थी। मनोहर कोई 2 साल उससे बड़ा था, अर्थात वह 9 वर्ष का रहा होगा। बालिका को अचानक ध्यान आया, भाड़ की छत तो गर्म होगी। जो भाड़ पर मैं कुटिया बनाऊंगी वो उसकी छत क्या होगी, गर्म होगी। उस पर मनोहर रहेगा कैसे, प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं तो रह जाऊंगी, अर्थात पर मनोहर बेचारा कैसे सहेगा। फिर सोचा, उससे मैं कह दूंगी, भाई छत बहुत तप रही है, तुम जलोगे, तुम मत जाओ। पर वह अगर नहीं माना, मेरे पास सोने को वह आया ही, तो फिर प्रश्न उठता है, मैं कहूँगी भाई ठहरो, मैं ही बाहर आती हूँ, पर वह मेरे पास आने की जिद करेगा क्या? जरूर करेगा, वह बड़ा हठी है। अर्थात वह सुरबाला कहना चाहती है कि जो मनोहर है अत्यंत जिद्दी स्वभाव का है, वह मेरे पास आने की हर संभव जिद करेगा, प्रयास करेगा। मैं नहीं चाहती कि उसे किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, पर मैं उसे आने नहीं दूंगी। बेचारा तपेगा, भला कुछ ठीक है? ज़्यादा कहेगा, मैं धक्का दे दूंगी और कहूँगी, अरे जल जाएगा मूर्ख। यह सोचने पर उसे बड़ा मज़ा सा आया, पर उसका मुंह सूख गया। उसे मानो सचमुच ही धक्का खाकर मनोहर के गिरने का अद्भुत और करुण दृश्य घटित की भांति प्रत्यक्ष हो गया। वो मन ही मन सोच रही थी, लेकिन अचानक उसको होश आया तो उसने सोचा कि मानो यह साक्षात मेरे साथ प्रत्यक्ष ही ऐसा होने जा रहा है। इस प्रकार कथाक्रम आगे बढ़ता है। बालिका ने 2 एक पक्के हाथ भाड़ पर लगाकर देखा। भाड़ अब बिल्कुल बन गया था, अर्थात वह भट्टी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई थी। माँ जिस सतर्क सावधानी के साथ अपने को हटाकर नवजात शिशु को बिछोने पर लेटा छोड़ती है, वैसे ही सुरबाला ने अपना पाँव धीरे धीरे भाड़ के नीचे से खींचना शुरू किया। पैर के ऊपर वह रेत को थपथपा रही थी, उस पे पानी लगा रही थी। जब वो थोड़ा सूख गया तो लेखक ने कहा है कि वह उसी प्रकार अपना पैर धीरे धीरे वहाँ से हटा रही थी, जिस प्रकार कोई माँ अपने बच्चे को अपने से जब दूर करती है तो धीरे धीरे किस प्रकार उसको
बिछोने पर लिटा देती है। धीरे 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 इस क्रिया में वह सचमुच भाड़ को पुचकारती सी जाती थी। उसके पैर ही पर तो भार टिका है। पैर का आश्रय हट जाने पर बेचारा कहीं टूट न पड़े। आश्रय अवलंब को कहते हैं, सहारा। पैर साफ निकालने पर भार जब ज्यों का त्यों टिका रह गया, तब बालिका एक बार आह्लाद से नाच उठी। पूरी तन्मयता के साथ, ऊंचे स्वर के साथ, गूंजती हुई, किलकारी मारती हुई वह नृत्य करने लग जाती है। ऐसा लेखक ने कहा है। वो बालिका, सुरबाला, जब उसका जो लक्ष्य पूरा हो जाता है, उसका उद्देश्य था भाड़ बनाना, उसकी कल्पना जब साकार हो गई तो किस प्रकार से वह आह्लाद से नाच उठी, इसी बात को लेखक ने यहाँ पर कहा है। बालिका एक बारगी ही बेवकूफ मनोहर को इस अलौकिक कारीगरी वाले भाड़ के दर्शन के लिए दौड़कर खींच लाने को उद्यत हो गई। तुरंत ही उसको दिखाने के लिए मनोहर को, उसने कैसा भाड़ बनाया है उसको देखने के लिए, दिखाने के लिए वह खींच लाने को उद्यत तैयार हो गई। मूर्ख लड़का पानी से उलझ रहा है। यहाँ कैसी जबरदस्त कारगुजारी हुई है, सो नहीं देखता। ऐसा पक्का भाड़ उसने कहीं देखा भी है? संबोधन चिन्ह है। वह अपने आप में कहती है कि मैं अभी मनोहर के पास जाती हूँ, उसको खींच कर लाती हूँ और बताती हूँ कि मैंने किस प्रकार एक पक्का भाड़ बनाया है, जिसको तैने आज दिन तक ऐसा भाड़ कहीं नहीं देखा होगा। पर सोचा, उस समय वह फिर सोच में पड़ जाती है। पर सोचा अभी नहीं, पहले कुटी तो बना लूं। उसकी जो कल्पना थी उस भट्टी के ऊपर कुटिया बनाने की, वह उसके बारे में सोचने लग जाती है। यह सोचकर बालिका ने रेत की एक चुटकी ली और बड़े धीरे से भाड़ के सिर पर छोड़ दी। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। इस प्रकार 4 चुटकी रेत धीरे धीरे जोड़कर सुरबाला ने भाड़ के सिर पर अपनी कुटी तैयार कर ली। भाड़ तैयार हो गया। भाड़ तैयार हो गया, अर्थात वह भट्टी जो सुरबाला ने बनाई थी वो पूरी तरह से तैयार हो गई थी। पर पड़ोस का भाड़ जब बालिका ने पूरा पूरा याद किया तो पता चला एक कमी रह गई। धुआं कहाँ से होकर निकलेगा? किसी दूसरे, जब उसने भाड़ को देखा तो अपने द्वारा बनाए गए भाड़ में क्या कमी रह गई, उसने यह विचार किया कि इसमें धुआं कहाँ से निकलेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह है। तनिक सोचकर उसने एक सींख टेढ़ी करके उसके शीर्ष पर गाड़ दी। बस ब्रह्मांड की सबसे संपूर्ण संपदा और विश्व की सबसे सुंदर वस्तु तैयार हो गई। लेखक जैनेन्द्र कुमार बाल मनोविज्ञान के ऐसे कुशल चित्रकार थे जिन्होंने बच्चों के स्वाभाविक खेल, उनकी अपनी अलग दुनिया, उनका स्वाभाविक परस्पर मनोरंजन, इस प्रकार उन्होंने अपने कथानक में चित्रण किया है और कहा है कि जब सुरबाला ने पूरी तरह से भाड़ को तैयार कर लिया तो वह भाड़ को देखकर ऐसे खुश हो रही थी मानो पूरे संसार की, बस ब्रह्मांड की सबसे संपूर्ण संपदा, संपत्ति और विश्व की सबसे सुंदर वस्तु तैयार हो गई हो।
वह उस समय उजड्ड मनोहर को इस अपूर्व स्थापत्य का दर्शन कराएगी। पर अभी जरा थोड़ा देख तो ले। और सुरबाला मुंह बाए आंखें स्थिर करके इस भाड़ श्रेष्ठ को देख देख कर विस्मित और पुलकित होने लगी। यानी वह सोचती है कि कुछ समय ठहरकर पहले मैं अपने द्वारा इस निर्मित जो कलाकारी की है, उसने भट्ठी को बनाया है, उसको मैं पूरी तरह से देख लूं। मुंह बाए आंखें स्थिर करके इस भाड़ श्रेष्ठ को, अपने द्वारा बनाई गई उत्तम कलाकृति को देख देख कर विस्मित अर्थात आश्चर्यचकित, पुलकित होने लगी अर्थात वह रोमांचित होने लग जाती है। परमात्मा कहाँ विराजते हैं, कोई इस बाला से पूछे तो वह बताए इस भाड़ के जादू में। लेखक ने यहाँ पर उस सुरबाला को जो भाड़ बनाने में जो आनंद आ रहा था, उसका उल्लेख करते हुए कहा है कि वह इतना आनंदग्रस्त थी, इतनी आत्मीयता से उसने उस भाड़ को बनाया था कि उसके सामने परमात्मा की कलाकृति भी मानो फीकी पड़ गई हो। परमात्मा कहाँ विराजते हैं, कोई इस बाला से पूछे, इस बालिका से पूछे कि परमात्मा कहाँ विराजते हैं, तो वह बताए, वो बाला बताए इस भाड़ के जादू में। जादू अर्थात कलाकारी में, कि किस प्रकार उसने अपनी कलाकारी के माध्यम से इस ब्रह्मांड की और विश्व की सबसे मनोहर कलाकृति को बनाया है। अर्थात यह ईश्वर को प्राप्त करने से भी बढ़कर प्रयास हो सकता है लेखक के अनुसार। इस प्रकार तरह तरह से उस सुरबाला के मन में विचार आते हैं। कभी तो वह मनोहर को दिखाने के लिए उद्यत हो जाती है, तैयार हो जाती है, कभी वह ठिठक जाती है और अपने द्वारा बनाई गई जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ जो संपत्ति होती है उसको देख देख कर पुलकित और विस्मित हो जाती है, आश्चर्यचकित और अचंभित रहती है। तो लेखक कहना चाहते हैं कि परमात्मा ऐसे सहृदय, निश्छल, निष्कपट बच्चों के हृदय में किस प्रकार से निवास करते हैं, उसके लिए तो वह मानो भाड़ ही उसके परमात्मा है, भाड़ ही उसका ईश्वर है, ऐसा बच्चे सोचते हैं। इसलिए कवि लेखक जैनेन्द्र कुमार ने यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण किया है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस खेल कहानी का कथाक्रम आगे बढ़ता है, विस्तार पाता है। आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।